हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेज प्रताप में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सेवा क्षेत्रक में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वे हैं कृषि डेयरी मत्स्य एवं वानिकी, चीनी बनाना, गुड़ एवं ईंटें, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। जो हमारे सेवा क्षेत्र होता है उसमें जो गतिविधियां होती हैं वो 3 गतिविधियां। ये गतिविधियां क्या? परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। यदि ये प्रश्न ये आपके अदलब उत्तरीय में भी आता है तो आप इसी उत्तर को लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। 2, यह सरकार के नियंत्रण के बाहर होता है, नौकरी नियमित नहीं होती, यह कम आय प्रदान करता है। यह संगठित क्षेत्र का सही उत्तर तो क्या होगा? ये इसका होगा पहला, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? वो कौन सा आधार है जिस पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? तो क्या रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, उद्यमों के स्वामित्व पर। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक है उसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है उद्यमों के स्वामित्व, यानी जो उद्यम खोला गया है उस पर किसका स्वामित्व है, उसका स्वामी कौन है। और आपका कोई उद्यम है तो उस पर क्या है? आपका ही स्वामित्व है। सार्वजनिक है वो सभी के लिए है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? 2004, 2008, 2005 या 2009? तो हमारा करेक्ट आंसर है 2005। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको नोट करते जाएं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं, 10th की जो परीक्षा होती है। और ये चौथा प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? तो सन 2005। नोट कर लें आप इसे। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला है, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक साधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तुम्हारा सही आंसर है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 6, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जो सार्वजनिक उद्यम होती हैं उसका स्वामित्व किसके पास होता है? निजी स्वामी, सरकार और निजी हाथों में, उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सरकार। प्रश्न नंबर 6, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग बेरोजगार हैं, रोजगार में हैं परंतु कम वेतन कमा रहे हैं। अल्प बेरोजगारी, रोजगार में हैं परंतु उत्पादन शून्य है, थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं, तो अल्प बेरोजगारी आती है। थर्ड, रोजगार में है परंतु उत्पादन उनका क्या है? शून्य है, रोजगार तो कर रहे हैं लेकिन पैदा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कहलाती है अल्प बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती? बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत तो मधुमक्खी पालन तृतीय क्षेत्र
तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत नहीं आता। बैंकिंग भी आता है, अध्यापन भी आता है, तो किसी कॉल सेंटर में काम करना भी आता है, लेकिन मधुमक्खी पालन ये तृतीय क्षेत्रक में नहीं आता। प्रश्न नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य है लाभ कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? न्यूनतम वेतन एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी अदायगी एक्ट। तो हमारा सही उत्तर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। जो टिस्को जैसी कंपनियां हैं उनमें कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? तो कौन सा एक्ट? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट ये लागू नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने लागू किया है। कृषिगत क्षेत्रक के श्रमिक होते हैं अल्प बेरोजगार, अति बेरोजगार, बेरोजगार के निम्न में से कोई नहीं। तो कृषिगत क्षेत्रक के श्रमिक जो होते हैं वो अल्प बेरोजगार होते हैं। अब अल्प बेरोजगार किसे कहते हैं? ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं अभी इसी वीडियो में। तो बताइए, अल्प बेरोजगार होने का है वो बेरोजगार होते हैं जो रोजगार तो करते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, पैदा कुछ नहीं होती, उत्पादन कुछ भी नहीं होता। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे प्रचंड बेरोजगार के नाम से जाना जाता है? अति बेरोजगार, कारखाना, अल्प बेरोजगार के बेरोजगार। निम्न में से किसे प्रचंड बेरोजगार के नाम से जाना जाता है? अति रोजगार, कारखाना, अल्प रोजगार और बेरोजगार। तो हमारा है अल्प रोजगार को प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या प्राथमिक क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। सेवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? असंगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक, ग्रामीण क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा है संगठित क्षेत्रक में सेवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, संचार, वानिकी। तो इसमें क्या है, जो संचार है वो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अब आते हैं एक अंक वाले प्रश्न, इन पर भी हम जरा इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी 10th की परीक्षाओं में आ सकते हैं। जब आप छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उन्हें याद करेंगे तो आप बड़े प्रश्नों को लिख सकते हैं। इन प्रश्नों को हमें याद करने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उनको याद करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारे एक अंक वाले प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है परिवहन, संचार व बैंकिंग। सेवा क्षेत्रक में जो शामिल हैं वो हैं परिवहन, संचार व बैंकिंग। अर्थशास्त्र में प्रत्येक क्षेत्रक में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? उत्तर, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? क्या उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। प्रश्न नंबर 4, रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है? जो रोजगार सृजन है उसके किस क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है? तो प्राथमिक क्षेत्र में भारत का क्या है, प्रथम स्थान है। रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों हमें पता है 2005 में लागू किया गया था। आर्थिक गतिविधियां जो तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती। क्या मधुमक्खी पालन, जो कि तृतीय क्षेत्रक में नहीं आता। सार्वजनिक क्षेत्रक में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्रक में सरकार का मुख्य उद्देश्य, उत्तर है हमारा सामाजिक कल्याण एवं सुधार प्रदान करना। टिक्सी जैसी कंपनियों में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? तो उत्तर है हमारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रचंड बेरोजगारी को किस अन्य नाम से भी
जाना जाता है। तो अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन भी लो 2-3 बार, तो आपको ये प्रश्न ऐसे याद हो जाएंगे कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। एक चित्र जैसा आपके दिमाग में बन जाएगा जो कि आप कभी नहीं भूलोगे। 3-4 बार लेकिन आपको ये सुननी होगी टाइम निकाल के। प्रश्न नंबर 10, भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संगठित क्षेत्र में। अब आते हैं दीर्घ प्रश्न, 3 से 5 अंक वाले प्रश्न, इनको भी हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में ये पॉइंट वाइज उत्तर लिखा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से यदि आप लिखते हो तो आपको प्रत्येक प्रश्न का पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा। आपको उत्तर यदि पूरा पूरा नहीं याद है तो आप उसे पॉइंट वाइज करके भी लिख सकते हो। सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। रोजगार सुरक्षा दी जाती है। सवेतन छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। अब निजी क्षेत्र, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, वो सारी चीजें और उपलब्ध कराता है। कंपनी है तो वो कंपनी उपलब्ध कराएगी आपको। अधिकतम लाभ कमाना उसका उद्देश्य है जो इसे चला रहा है। रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होती हैं इसमें, निजी जो होता है क्षेत्र। सवेतन छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्य नहीं दी जाती, सामान्यता नहीं दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। जो संगठित नहीं होते, असंगठित क्षेत्र होते हैं, मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन। उत्तर, यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता। न्यूनतम वेतन मिलता है। रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती। किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता। निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अब है संगठित व असंगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है? जो संगठित और असंगठित क्षेत्र होती हैं उनमें रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है और असंगठित क्षेत्र, ऐसे डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आप पहले संगठित क्षेत्र के बारे में पॉइंट वाइज लिख दीजिए, उसके बाद असंगठित क्षेत्र के बारे में पॉइंट वाइज लिख दीजिए। सारणी बनाना चाहो तो बना सकते हैं। तो क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में अधिक वेतन मिलता है और संगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है। नौकरी सुरक्षित होती है संगठित क्षेत्र में, और संगठित में नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। कार्य स्थितियां अच्छी होती हैं और संगठित में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजना का लाभ होता है और संगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं होता। कार्य अवधि निश्चित होती है कि कितने घंटे काम करना है, यह निश्चित होता है संगठित क्षेत्रों में। असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होती। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताइए। उत्तर, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के, तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यहाँ आपको लिखना है, या पूरी लाइन ही लिखिए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान निम्न हैं। पहला, राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। अब आपका इसमें से 1 नंबर वाला प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों काम कराने की रोजगार की गारंटी है? तो क्या 100 दिन। तो आप इसे नोट अवश्य कर लीजिए, या वीडियो को 3-4 बार आप ध्यान से सुनिए तो आपको ये याद हो जाए। रोजगार न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, ये क्या है? अधिनियम 3 प्रावधान है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना, अधिक दूर न होना। प्रश्न नंबर 5, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है,
लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर क्यों हैं, इन्हें विभाजित अलग अलग किया गया है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक को उत्पाद बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकियों व परिवहन की आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है उसको अपना उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकियों व परिवहन की आवश्यकता होती है। और विनिर्माणों उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्रक से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की सहायता से ही सेवा क्षेत्रक में नए नए रोजगार का अवसर प्राप्त होता है, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। तीनों क्षेत्रक परस्पर निर्भर हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाइए। तो जो शहरी क्षेत्र होती हैं उनमें हमने 5 विधियां यहाँ लिखी हैं। 3 विधियां सुझाने को कहा गया है, तो आपको 3 ही लिखनी है, लेकिन ये 5 भी कह सकता है, तो हमें जो होती हैं वो हमने लिख दी। क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना। अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन। मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। आसान शर्तों या ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये क्या है? शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां हैं। प्रश्न नंबर 7, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है? तो रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। तो रोजगार होता है जैसे कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास जो जमीन है वो तो उतनी ही रहती है, वो नहीं बढ़ती। तो ये प्रभावित करती है। कैसे? रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार में प्राप्त आय निम्न स्तर हो जाती है। जैसे अधिक व्यक्ति हैं तो क्या होता है, उनको जो आय मिलती है वो कम कर दी जाती है। वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता क्या होती है, कम हो जाती है। कर्मचारी की अपेक्षा आप कौन से लाभ प्राप्त होंगे? आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे? उत्तर, काम के निश्चित घंटे होंगे। निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा मिलेगी। सवेतन अवकाश, भविष्य निधि का सेवा अनुदान मिलेगा। कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। अनुचित शोषण नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्रक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर है, इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकार सहायता व अनुदान दिया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजना बनाई जाती है। ये होगा इसका उत्तर। और श्रमिकों की अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। किसके लिए? ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। ये जो कथन है इसकी व्याख्या है, ये पॉइंट वाइज की गई है। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। अब छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो उत्तर है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से तो कार्यरत हैं वो, लेकिन वो वास्तव में क्या है? बेरोजगार हैं। अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत में परिवार के अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हो। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी दुकान है, उसमें 1 व्यक्ति की जरूरत है परंतु काम 2 व्यक्ति कर रहे हैं।
ये क्या है, एक एक उदाहरण है, ये होती है छिपी हुई बेरोजगारी। संगठित व असंगठित क्षेत्रकों में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। वही संगठित और असंगठित, जो ये प्रश्न एक बार पहले भी रिपीट हो चुका है, फिर भी इसे देख लेते हैं, याद हो जाएगा। अधिक वेतन मिलता है संगठित क्षेत्र में, कम वेतन मिलता है असंगठित में। नौकरी सुरक्षित होती है असंगठित क्षेत्र में। कार्य स्थिति अच्छी होती है संगठित क्षेत्र में। काम के घंटे निश्चित होती हैं। कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ मिलता है। असंगठित क्षेत्र में वेतन भी कम मिलता है, नौकरी भी सुरक्षित नहीं होती, कार्य स्थिति निम्न होती है, और काम के घंटों की जो सीमा होती है वो निर्धारित नहीं होती, और इन्हें योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। संगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता। असंगठित क्षेत्र जो होता है, इसमें बहुत से लोग अपने छोटे कार्य सड़कों पर विक्रिय करते हैं। जैसे सड़कों पर कुछ लोग सामान अपना बेचने लग जाते हैं, वही बात की गई है यहाँ। छोटे छोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सामान सड़क पर ही धर के बेचने लग जाते हैं। निम्न वेतन मिलता है, यानी इन्हें कम पैदा होती है। मजदूरी तय नहीं होती, रोजगार भी नियम नहीं होता। या अतिरिक्त समय में काम करने से वेतन, छुट्टी, अवकाश और बीमारी के कारण छुट्टी प्रावधान नहीं होती, क्योंकि खुद का काम करते हैं। और यह नौकरी भी इनकी सुरक्षित नहीं होती। प्रश्न नंबर 14, प्रच्छन्न यानी छुपी हुई, बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उदाहरण दीजिए जहाँ इस प्रकार की बेरोजगारी है। वह लोग प्रत्यक्ष कार्यरत हैं मगर वास्तव में वे क्या है, बेरोजगार हैं। एक ही काम पर जरूरत से ज्यादा लोग रहते हैं। यह सामर्थ्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। शहरी क्षेत्र में एक दुकान को परिवार के 4 सदस्य चलाते हैं, जहाँ 2 के कार्य की आवश्यकता है, लेकिन वो क्या है, पूरे परिवार के जो 4 लोग हैं वो सभी लगे रहते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा भारत में रोजगार क्षेत्र की दिशा में सुधार हेतु निभाई हुई भूमिका का वर्णन करें। जो सरकार ने निभाई है सुधार हेतु, उसकी भूमिका का वर्णन। भारत सरकार ने काम के अधिकार लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम खंड कहते हैं। सभी सक्षम लोग जिन्हें काम की जरूरत है, सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी दी गई है। ये क्या है, सुधार किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। अब सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, और निजी क्षेत्र में निजी स्वामित्व होता है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है सार्वजनिक क्षेत्र जो होती हैं, और निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां पूरे देश में की जाती हैं, और निजी क्षेत्र ये केवल लाभ कमाने के लिए की जाती हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र समेत रोजगार सुरक्षित होती हैं, इन्हें रोजगार मिलता है, और निजी क्षेत्र श्रमिकों का रोजगार असुरक्षित होता है। ये जब इन्हें निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं श्रमिकों को। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान। सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता, ग्रामीण वर्षों में वरीयता देना, भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद करने वालों को मदद। प्रश्न नंबर 18, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र को किन्हीं 4 गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करें तो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों में प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र का होता है। जो प्राकृतिक संसाधन होती हैं वही क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। प्राथमिक क्षेत्र, कोई पूछे प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझती हैं, तो क्या है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, देख सकते हैं, वो हमें क्या होता है, वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन होता है, उदाहरण जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी। प्रश्न नंबर 19, उदाहरणों की मदद से स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों के मध्य अंतर। तो क्या, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे
रेलवे, ONGC, निजी क्षेत्र रिलायंस, विप्रो, इंफोसिस। जो सरकार द्वारा होती है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जैसी ये रिलायंस कंपनी है प्राइवेट। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों का शोषण होता है? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: संगठित असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता। तो हमारे प्राइवेट यानी जो असंगठित क्षेत्र के हैं उनमें क्या होता है, नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता है। कम वेतन तथा प्राय नियमित नहीं होता। कम वेतन मिलता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, कोई नियमित वेतन नहीं होता। अतिरिक्त समय में काम करने पर सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी प्रावधान नहीं होती। रोजगार सुरक्षित नहीं होता, बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है। जो हमारे सरकारी होते हैं संगठित क्षेत्र होते हैं उनमें कोई कारण है तभी आपको निकाला जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, यदि कोई काम नहीं है तो आपको निकाल दिया जाता है। 21 प्रश्न नंबर: शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाइए। जो शहरी क्षेत्र हैं वह रोजगार के अवसर पैदा करने की कोई 3 विधियां। तो क्या, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन देकर, तो उसमें क्या है, कार्य बढ़े, लोग उसी में कार्य करने लगे या उसको प्रोत्साहित किया जाए। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देकर, सरकार की नीतियां बदलकर, मूलभूत सुविधाएं, ढांचागत विकास और कर्ज तथा तकनीकी सहायता देकर। प्रश्न नंबर 22: संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। संगठित क्षेत्र के तो क्या है, रोजगार सुरक्षा का लाभ, अतिरिक्त समय में काम का प्रावधान। संगठित क्षेत्रकों में क्या रोजगार सुरक्षा लाभ होता है, अतिरिक्त समय में काम का प्रावधान होता है, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि मिलते हैं, चिकित्सा लाभ और पेंशन का प्रावधान भी होता है। प्रश्न नंबर 23: सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। अब आप ध्यान रखिए, कोई पूछे आपसे GDP की फुल फॉर्म, तो क्या, सकल घरेलू उत्पाद। आप इस चीज को बार बार सुनिए तो आपको ये तो क्या मेन पॉइंट है, इनमें से बीच में से ही प्रश्न फंस जाते हैं। कहते हैं, भारत में इसे नापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? उत्तर: सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। मापन का कार्य केंद्र सरकार या तथा राज्य सरकारें करती हैं। सकल घरेलू उत्पाद होता है भारत सरकार से नापने के लिए संगठन द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 24: भारत में तृतीयक क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी किन 3 कारकों के नाम बताइए। तो क्या है, अनेक सेवाओं, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाकघर एवं तार रक्षा परिवहन आदि की आवश्यकता। ये क्या है, कारक हैं इसको क्या महत्वपूर्ण बनाने के लिए तृतीयक क्षेत्र को। कृषि एवं उद्योगों के विकास हेतु अनेक सेवाओं की आवश्यकता। दोस्तों जी, इससे हमारे अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर है विकास, जिसका नाम है विकास, वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। तो इसका तीसरा है, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं की मांग शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे पास पैसा है तो हम मोटरसाइकिल खरीद लें, हमारे पास और पैसा है तो हम कार खरीद लें, घर बना लें और जमीन खरीद लें, निजी काम कर लें। तो उससे क्या है, रोजगार बढ़ता ही जाता है। कुछ नई सेवाएं जैसे संचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं। प्रश्न नंबर 25: ग्रामीण भारत में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कुछ 4 सुझाव दीजिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तो क्या, सिंचाई की सुविधाओं को सुधारना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार,
ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ, सस्ती और बेहतर परिवहन सेवाएं देकर कृषि और गैर कृषि को बढ़ावा दिया जाए। कृषिगत आधारित उद्योगों, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्रश्न होते हैं कंप्लीट। यहाँ तक हमने जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो हमारे 3 से 5 नंबर के हैं, 3 से 5 नंबर के हैं, वो प्रश्न हमने देखे हैं 25 प्रश्न, और 10 प्रश्न हमने 1 नंबर वाले, और हमने कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ हल किया है। इसमें सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।